तो बेटा आपके चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, तो पहले हम बुक से पढ़ेंगे थोड़ा साथ साथ और उसका मीनिंग समझते रहेंगे कि क्या है, क्योंकि जो भी एग्जाम में तुम्हारे आता है ना वो सब कुछ बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी ही होता है। ओके, तो अ वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर इज एन अनइमेजिनेबल थिंग टुडे। मतलब प्रिंटेड मैटर के बिना हमारे आसपास में हम कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आप खुद देखो, आप जो बुक्स पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो या जो भी चीज़ें पढ़ते हो वो सब प्रिंटेड मैटर के ऊपर ही बेस्ड है, राइट? तो इमेजिन भी कर सकते हो कि प्रिंटेड मैटर के बिना कुछ होगा आसपास, कर भी नहीं सकते इमेजिन। वी फाइंड एविडेंस ऑफ प्रिंट एवरीवेयर अराउंड अस। मतलब हर चीज़ हमको प्रिंटेड फॉर्म में दिखती है, जैसे कि बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर, प्रिंट्स ऑफ फेमस पेंटिंग वगैरह वगैरह। उसके अलावा जैसे थिएटर के प्रोग्राम्स होते हैं या फिर ऑफिसेज में सर्कुलर जाते हैं ना, वो सब भी प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं। कोई ऑर्डर आया है किसी हायर अथॉरिटी से, वो भी प्रिंटेड फॉर्म में होगा। कोर्ट का कोई काम है वो भी प्रिंटेड फॉर्म में होगा। डायरीज हम लिखते हैं वो भी प्रिंटेड होती है, या मतलब लिखी होती है, हैंड रिटन होती है। एक आपने सुना होगा डायरी ऑफ एन फ्रैंक, वो भी तो प्रिंट होकर अभी इतनी फेमस बुक में कन्वर्ट हुई है वो, ठीक है। तो ऐसे प्रिंटेड मटेरियल, एडवर्टीजमेंट, सिनेमा और पोस्टर्स, स्ट्रीट के आसपास जो पोस्टर लगे होते हैं, सब जगह प्रिंटेड मटेरियल की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ओके, वी रीड प्रिंटेड लिटरेचर, सी प्रिंटेड इमेजेस, follow the news through newspaper and go through public debates that appear in print। उसने कहा हम प्रिंटेड लिटरेचर पढ़ते हैं, उसके अलावा प्रिंटेड इमेजेस देखते हैं और जो भी न्यूज़ है न्यूज़पेपर्स के थ्रू उसको गो थ्रू करते हैं, राइट। एंड पब्लिक डिबेट्स को भी हम प्रिंटेड फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं। मतलब जो भी हम अपने आसपास प्रिंटेड देख सकते हैं वो सब कुछ आज के टाइम पे हमारे लिए कॉमन है, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं था। We take for granted this world of print and often forget that there was a time before print। जो कि मैंने अभी आपको बात बताई, वही बात उसने बोली कि एक समय वो भी था जब कोई प्रिंटेड मटेरियल होता ही नहीं था दुनिया में। ओके, तो प्रिंट itself has a history which has in fact shaped our contemporary world। तो प्रिंट की अपनी एक हिस्ट्री है जिसने हमारी आज की दुनिया को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करा है। Being a part of the past, प्रिंटिंग ऑल्सो कम्स अंडर द सब्जेक्ट एरिया ऑफ हिस्ट्री। तो प्रिंटिंग को भी कहीं ना कहीं कि कब शुरू हुई, कैसे उसका विकास हुआ, ये सब भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री का ही तो टॉपिक हुआ बेटे, तो इसीलिए हम इसको हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि कैसे प्रिंट का डेवलपमेंट हुआ, कैसे ये ईस्ट एशिया से शुरू हुआ, फिर यूरोप में गया और फिर घूम फिर कर इंडिया में आया। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी का इसमें क्या रोल है और लोगों की लाइफ्स पर इसका क्या क्या असर हुआ। ठीक है, क्लियर हो इतनी बात? तो बेटा इसमें जो फिगर 1 आपको दे रखी है ना बुक में, इसके नीचे बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, मतलब जब तक प्रिंटिंग नहीं आई थी तब तक बुक कैसे बनती थी। तो ये अखलक ई नसीरी जी की पेंटिंग है 1595 की। तो यहाँ आप देख सकते हो एक रॉयल वर्कशॉप चल रही है, मतलब राजा के दरबार वगैरह में कैसे बुक्स बनती थी वो दिखा रखा है। आप यहाँ नोटिस कर सकते हो कि जो भी प्रिंट करना है ना, मतलब लिखना है, उसको एक बंदा डिक्टेट कर रहा है, दूसरा लिख रहा है, ठीक है। अब आपका पहला टॉपिक शुरू होता है। इट इज बिलीव्ड दैट द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। क्या कह रहा है ये? सबसे पहले जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो चाइना में आई, जापान में आई और कोरिया में आई, ठीक। तो इसने कहा कि उस समय भी प्रिंटिंग कैसी थी, हाथ से प्रिंट करना। अब हाथ से कैसे प्रिंट करना, जैसे स्टैंप देखिए तुम लोगों ने, स्टैंप का क्या किया जाता है, उसको एक जगह पर रख के प्रेस कर देते हैं तो वो छप जाता है। तो ऐसे वर्ड्स की स्टैंप बनाई जाती थी और उनसे लेटर्स को छापा जाता था। तो आगे देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसने कहा कि फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड्स बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर, ऑल्सो इन्वेंटेड देयर। रबिंग पेपर भी वहीं पर इन्वेंट हुआ था। अगेंस्ट द इंक सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स, लकड़ी के गुटके छोटे छोटे टुकड़े होते थे, उनको शेप दे दी जाती थी और उनको एक इंक में डुबाकर उनको एक इंक में डुबाते थे और छाप देते थे दूसरे पेपर वगैरह पे। ओके,
As both sides of the thin porous sheet could not be printed, its edges were folded and stitched at the side to avoid teasing. मतलब जो किनारे होते थे ना उस पेपर के, वो अब देखो एक साइड अगर हमने छाप दिया तो दूसरी साइड आ गया ना उसका प्रिंट थोड़ा, तो उस पर पीछे वाली साइड तो छप नहीं सकता था, तो इसलिए उसके किनारों को मोड़ दिया जाता था जैसे, और सिलाई कर दी जाती थी किनारे किनारे पे, ठीक है, ऐसे किया जाता था। उसके बाद इसने कहा कि इस टाइप की प्रिंटिंग को कहते थे अकॉर्डियन स्टाइल, अकॉर्डियन स्टाइल, ओके। तो बुक को डुप्लीकेट किया जा सकता था इसके तरीके से, और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से, बहुत स्किल्ड लोग होते थे, बिल्कुल स्किल होती थी उनके पास, प्रॉपर क्राफ्ट्समैन, वो इसको ऐसे डुप्लीकेट करने का काम करते थे। और कैलीग्राफी भी उनकी बहुत अच्छी होती थी, राइटिंग ना बहुत सुंदर राइटिंग होती थी, वो लोग आराम से इसको कॉपी कर लेते थे बुक्स को। द इंपीरियल स्टेट इन चाइना वॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटीरियल। इसने कहा जो चाइना का इंपीरियल स्टेट था ना, वो ज़्यादातर समय तक प्रिंटिंग मटेरियल का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर रहा, यानी लोग ज़्यादातर उसी से अपनी प्रिंटेड जो भी बुक्स चाहिए वहीं से ऑब्टेन करते थे, ओके। चाइना पोजेस्ड अ ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम विच रिक्रूटेड इट्स पर्सोनल थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। तो इसने कहा कि चाइना के पास एक पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। ब्यूरोक्रेसी समझते क्या होती है? ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जो जैसे सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, उनको कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स। तो चाइना का भी अपना पूरा एक ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम चलता था, और सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते थे, उसके थ्रू ये ब्यूरोक्रेट्स एंट्री करते थे, ओके। टेक्स्ट बुक्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड इन लार्ज नंबर्स अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ इंपीरियल स्टेट। तो इनकी जो किताबें छपती थी वो भी इंपीरियल स्टेट के अंडर ही छपती थी बेटा, ठीक है। तो 16th सेंचुरी से द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वेंट अप, दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट। अब क्या हुआ, 16th सेंचुरी से ज़्यादा लोग पार्ट लेने लग गए सिविल सर्वेंट के एग्जाम में, तो ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत आने लग गई, ठीक है। तो 17th सेंचुरी तक अर्बन कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब शहरी कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था चाइना में। द यूजेस ऑफ प्रिंट वेरीड, अब प्रिंट के अलग अलग सोर्सेस लोग ढूंढने लगे थे। अब सिर्फ स्कॉलर ऑफिशियल्स यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही नहीं, आम व्यक्ति भी क्या करना शुरू कर चुका था, बुक्स को पढ़ना लिखना उनसे शुरू हो चुका था। मर्चेंट्स हो या बाकी लोग अपनी डेली लाइफ में किसका यूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा बुक्स का यूज़ करने लग गए थे। द न्यू रीडर प्रेफर्ड फिक्शनल नैरेटिव्स, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज एंड लिटरेरी मास्टरपीसेस एंड रोमांटिक प्लेस। तो इसने कहा कि रीडर्स जो हैं वो फिक्शनल नैरेटिव्स को पसंद करते थे, मतलब जो कहानियाँ होती हैं उनको सुनना, या पोएट्री को सुनना, ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ना। ऑटोबायोग्राफी होती है किसी एक पर्सन ने जब अपने खुद के बारे में कुछ लिख रखा हो, उसे कहते हैं हम ऑटोबायोग्राफी। और एंथोलॉजीज होती हैं, तो एंथोलॉजी का मतलब होता है अलग अलग ऑथर्स का एक ही टॉपिक के रिलेटेड पोएम्स या लिटरेचर लिखा हुआ जो होता है उसको एंथोलॉजी कहते हैं। तो लोगों ने इन सब चीज़ों को पसंद करना शुरू कर दिया था। लिटरेरी मास्टरपीसेस जो बहुत फेमस बुक्स होती थी उनको, और रोमांटिक प्लेस को भी लोग पढ़ना शुरू हो गए थे। रिच विमेन बिगेन टू रीड एंड मेनी विमेन बिगेन पब्लिशिंग देयर पोएट्री एंड प्लेस। तो उसने कहा कि अमीर लोग जो थे, औरतें स्पेशली, वो अपनी पोएट्री और प्लेस को प्रिंट कराना शुरू हो गई थी। उनकी खुद की लिखी हुई पोएट्री और प्ले को वो प्रिंट कराती थी। वाइव्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल्स बिगेन पब्लिशिंग देयर ओन पोएट्री एंड प्लेस एंड कोर्टिसंस रोट अबाउट देयर लाइव्स। तो वही बात है कि अपनी पोएट्रीज को जो ऑफिशियल्स की वाइफ होती थी ना, स्कॉलर ऑफिशियल्स की, वो अपनी पोएट्री को लिखवाती थी, प्रिंट करवाती थी, और ऐसे ही कोर्टिसंस भी उनकी लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ लिखते थे। कोर्ट में जो लोग होते हैं, कोर्ट मतलब राजा के दरबार में जो लोग होते हैं उनको कोर्टिसन कहते हैं, ठीक है। दिस न्यू रीडिंग कल्चर वॉज अकम्पनीड बाय अ न्यू टेक्नोलॉजी। अब इतना ज़्यादा रीडिंग लोगों ने जब शुरू करा तो कोई टेक्नोलॉजी भी साथ में एसोसिएटेड होगी। In the late 19th century, Western printing techniques and mechanical presses were imported as Western powers established their outposts in China. वेस्ट के लोग जब चाइना में आने लगे ना, तो वो अपने साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजी लाए, मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेसेस लाए,
उसके अलावा वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स लेके आए, ठीक है। शंघाई एक जगह है, बिकेम द सेंटर ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर केटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। इट वॉज द सेंटर ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर, जो नया प्रिंट कल्चर आया था लेट 19th सेंचुरी में, शंघाई में आया था, और वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स इसी जगह पर शुरू हुए। ओके, फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वॉज नाउ अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। पहले हाथ से लोग प्रिंट करते थे और अब मैकेनिकली प्रिंटिंग शुरू हो गई थी। मशीन से कुछ भी होता है तो उसको मैकेनिकल कहते हैं। तो ये सारी बात तो चाइना से रिलेटेड हुई। अब हम बात करेंगे जापान के बारे में, प्रिंट इन जापान। तो इसने कहा लगभग 768 से 770 के दौर में बुद्धिस्ट मिशनरीज में, जो कि चाइना में थी, उन्होंने हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को कहाँ पर दे दिया? जापान में दे दिया, ठीक है। तो द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन AD 868 इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सबसे पुरानी जापानीज बुक है जो कि प्रिंट की गई थी। तो 868 AD में कौन सी बुक प्रिंट हुई थी बेटे? बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। ये याद रखना। इसके अंदर 6 शीट है और कुछ लकड़ी से कट किए हुए कुछ इलस्ट्रेशंस है, ठीक, और कुछ प्रिंटेड पिक्चर्स भी है जो कि कपड़े के ऊपर ड्रॉ की गई है, टेक्सटाइल पे। कुछ प्लेइंग कार्ड्स और पेपर मनी का भी इसमें यूज है। ओके, इन मिडिवल जापान पोएट्स एंड प्रोज वर रेगुलरली पब्लिश्ड एंड बुक्स वर चीप एंड इजीली अवेलेबल। वो कह रहा है कि बीच के दौर में पोएट्स और प्रोज काफी ज्यादा मतलब फेमस होने शुरू हो गए थे और बुक्स बहुत सस्ते में बिकनी शुरू हो गई थी। प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। अब अगर हमें पिक्चर्स वाली बुक्स दिखती है तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है ना, तो वही हुआ कि प्रिंटिंग के विजुअल मटेरियल के कारण अब लोग ज्यादा पसंद करने लगे बुक्स को। इन द लेट 18th सेंचुरी को, कि लेट 18th सेंचुरी में ना अर्बन सर्कल्स बनने शुरू हो गए थे, जो लोग क्या करते थे, ईडो में यानी कि टोक्यो में बहुत सारी अपनी रिप्रेजेंटेशंस देते थे, जैसे कि अर्बन कल्चर को दिखाते थे, जिनमें आर्टिस्ट हो, कोर्टिसंस हो, या टी हाउस गैदरिंग्स वगैरह को शो करते थे। लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स वर पैक्ड विद हैंड प्रिंटेड मटेरियल ऑफ डिफरेंट टाइप। अलग अलग टाइप के हाथ से प्रिंटेड मटेरियल बुक्स और लाइब्रेरीज में भरे पड़े थे, बहुत अमाउंट में मिलते थे। बुक्स ऑन विमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेशन, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट, प्रॉपर एटिकेट्स, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस, इन सभी टॉपिक पर बुक्स अवेलेबल थी। कहाँ पर? लाइब्रेरीज में। ओके, अब यहाँ फिर से पिक्चर दे रखी है आपको, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4। एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। तो देखो, सबसे पहली पिक्चर जो दी है यहाँ, मतलब फिगर 2 जो दी है, एक डायमंड सूत्रा जो बुक बताई ना हमने आपको 868 AD में, मैं कह रही हूँ इस पे इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आ सकता है। तो उसका एक पेज की फोटो दे रखी। जो तीसरी पिक्चर है फिगर 3, एन उनकियो प्रिंट बाय कितागावा उतमारो। प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो आई एम सॉरी। तो ये ईडो में इनका बर्थ हुआ था 1753 में। इट इज़ अ नेम जो अभी मैंने पढ़ा। और इन्होंने फ्लोटिंग वर्ल्ड की पिक्चर्स बनाई थी, यानी यूकियो की पिक्चर्स बहुत सारी बनाई थी, यानी अर्बन एरिया में लोगों को कैसा कैसा एक्सपीरियंस करना पड़ता है उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो यूएस से लेकर यूरोप और बहुत सारे जगह पर आर्टिस्ट को इनकी पिक्चर्स ने बहुत इंस्पायर करा, जैसे मैनेट, मोनिथ एंड वॉन गॉग, इन सबको बहुत इंस्पायर करा। तो पब्लिशर्स है बहुत सारे। वुड ब्लॉक पर यानी लकड़ी के टुकड़े पर इस ड्राइंग को चिपकाया गया और एक प्रिंटिंग ब्लॉक से दोबारा से इसकी फोटो को प्रिंट करके और जगह पर भेजा गया। समझे? जो पेंटिंग थी उसको लकड़ी पर उकेरा गया, फिर उसको प्रिंट करके बहुत जगह पब्लिश किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये, ठीक है। और इसकी ओरिजिनल ड्राइंग तो अब खराब ही हो गई होगी अब तक, और इसके प्रिंट्स ही हैं जो मार्केट में तो नहीं, बट हाँ कई जगह पर मिल जाते हैं। तो फिगर 4 में एक मॉर्निंग सीन दिखा रखा है जो कि यूकियो प्रिंट है बाय शुनमान कुबो, लेट 18th सेंचुरी का। तो एक आदमी विंडो से बाहर देख रहा है और विमेन क्या कर रही हैं, चाय बना रही है
और दिन भर के जो भी डोमेस्टिक काम होते हैं उनको कर रही है। हमने फर्स्ट पोर्शन इस चैप्टर का कंप्लीट किया, 8 टॉपिक्स है इस चैप्टर में, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर करेंगे। थैंक यू।